नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पिछले 8 जून से 14 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिल सके। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो अनाहत सिंह हाल ही में चर्चा में थी, यह स्क्वैश खेल की खिलाड़ी हैं। यह किस लिए चर्चा में थी? तो प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के द्वारा हाल ही में वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें अनाहत सिंह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 2 पुरस्कार प्राप्त किया। कौन कौन सा? वुमेन चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन, वुमेन चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और वुमेन यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। अनाहत सिंह ने 2 पुरस्कार प्राप्त किया। स्क्वैश की खिलाड़ी हैं भारत की और इन्होंने वुमेन चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है और वुमेन यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की किस डिप्टी गवर्नर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को। टी रविशंकर जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, इन्हें 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अब जब आरबीआई की बात हो रही है तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। वर्तमान में संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत सरकार के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और यह वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 साल के लिए। तो अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की बात हो रही है तो आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होता है। तो एक गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? तो एक डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, पूनम गुप्ता और टी रविशंकर। हाल ही में पूनम गुप्ता डिप्टी गवर्नर के रूप में इनका नियुक्ति किया गया था, पूनम गुप्ता का। तो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, पूनम गुप्ता और टी रविशंकर। इन्हीं में से टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जेनिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं। अब जब पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है तो महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है जो कि अमेरिका की हैं। कोको गॉफ, महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है, ये अमेरिका की हैं। इन्होंने आर्याना साबालेंका को हराया है, बेलारूस की आर्याना साबालेंका को हराया है। महिला युगल की बात करते हैं तो पाओलिनी और सारा एट्रानी जो कि इटली की हैं, इन्होंने महिला युगल का खिताब जीता है और पुरुष युगल का खिताब जीता है मार्सेल ग्रानोलेर्स और हेरासियो जोबायोस ने। इटली के जेनिक सिनर और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेडिसन कीज ने क्रमशः 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का पुरुष और महिला एकल खिताब जीता था। तो अभी हम लोग फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं। फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल जीता है कार्लोस अल्काराज ने है, इसके स्पेन के खिलाड़ी हैं। महिला कोको गॉफ, अमेरिका की महिला एकल खिताब जीता है कोको गॉफ ने। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन की जब बात होती है, अभी तक इस साल वर्ष 2025 में 2 चैंपियनशिप, जो टेनिस का सर्वोच्च चैंपियनशिप है उसमें से 2 चैंपियनशिप हो चुके हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा अभी फ्रेंच ओपन हुआ है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता था और अमेरिका की मेडिसन कीज ने जीता था महिला एकल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की अधिकारी मनीषा पाढ़ी
किस राज्यपाल की पहली महिला एडीसी बनी है? यह किसी राज्य के राज्यपाल की पहली एडीसी बनी है। तो किसी राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? मनीषा पाठी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? तो मनीषा पाठी बनी है। और किस राज्य के राज्यपाल की एडीसी बनी है? तो मिजोरम राज्य के राज्यपाल की एडीसी बनी है मनीषा पाठी। देश में यह पहली बार हुआ है कि किसी महिला सैन्य अधिकारी को राज्यपाल का एडीसी बनाया गया है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू काम्बपति। हरिबाबू काम्बपति मिजोरम के राज्यपाल हैं। उनके एडीसी के रूप में महिला की नियुक्ति की गई है। एडीसी एक सैन्य अधिकारी होता है जो किसी उच्च पदस्थ अधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और या सैन्य प्रमुख की सहायता करता है, विशेष रूप से औपचारिक, प्रोटोकॉल और प्रशासनिक कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? रोहिणी ग्राम पंचायत ने प्राप्त किया है। रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो यह रोहिणी ग्राम पंचायत जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र के धुले जिला के सिरपुर तालुका में स्थित है, जिसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। रोहिणी ग्राम पंचायत को ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव से श्रेणी में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का ऐसा पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसे सीमा क्षेत्र में भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है, कौन सा है? तो सीमा क्षेत्र में भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया सामुदायिक रेडियो स्टेशन कौन है? IBX तराना 88.4 FM। तो सीमा क्षेत्र में भारतीय सेना के द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया, कौन सा? IBX तराना 88.4 FM। IBX तराना 88.4 FM इसे यह एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, इसे शुरू किया गया है भारतीय सीमा क्षेत्र में। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड में IBX तराना 88.4 जो FM है इसकी शुरुआत की है। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिसे सीमा क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है और भारतीय सेना ने शुरू किया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय सेना ने जो सीमा क्षेत्रों के लिए एक FM शुरू किया है उसका नाम क्या है? तो IBX तराना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि IBX तराना 88.4 FM इसकी शुरुआत किसने की है? तो भारतीय सेना ने की है। इसलिए की है तो भारतीय सीमा क्षेत्रों में की है। यह पहल सिविल मिलिट्री सहयोग, युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हाल ही में ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। MS धोनी को हाल ही में ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। धोनी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 11वें क्रिकेटर हैं। भारत के 11वें क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इन 11 में से 9 पुरुष क्रिकेटर हैं जिन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जबकि 2 महिला शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई-वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सरकार ने। हाल ही में दिल्ली सरकार ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा अर्थात ई-वेस्ट इको पार्क दिल्ली सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक सुविधा उत्तर दिल्ली के कोलंबी कला क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। इसे सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत अब दुनिया के शीर्ष ई-वेस्ट उत्पादकों में शामिल हो गया है, इसलिए इसे ऐसे पार्कों की आवश्यकता है जहां ई-वेस्ट इको पार्क जैसे पार्कों की भारत में आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलस पूरन ने 29 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो निकोलस पूरन जो कि 29 वर्ष की उम्र में, काफ़ी कम उम्र में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं निकोलस पूरन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्ट इंडीज
की जब बात हो रही है तो वेस्ट इंडीज, जब दुनिया में जो क्रिकेट खेलने वाले देशों का एक समूह है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है बल्कि यह एक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिनको मिलाकर एक क्रिकेट टीम बनाई गई है जिसे वेस्ट इंडीज नाम दिया गया है। यह उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो कैरेबियन सी है, कैरेबियन सागर है, उस कैरेबियन सागर में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। जिन देशों के खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं उन्हें मिलाकर एक टीम बनाई जाती है जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। इसमें 13 स्वतंत्र कैरेबियन देश में 13 स्वतंत्र देश हैं और 3 द्वीप समूह में से 19 निर्भरताएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया। इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 131वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया, भारत का स्थान 131वां है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2025 के लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कर दिया। यह 148 देशों का एक इंडेक्स होता है जिसमें से भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है और पिछले साल अर्थात वर्ष 2024 में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस वर्ष 131वां स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात दो स्थान भारत नीचे खिसक गया है। आर्थिक भागीदारी और शिक्षा के क्षेत्र में मामूली प्रगति के बावजूद भारत का जो समग्र जेंडर पैरिटी स्कोर है यह 64.1% बना हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, इसके शीर्ष देश हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। आइसलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है, जबकि सबसे अंतिम स्थान जो प्राप्त हुआ है 148वां स्थान या अपने पड़ोसी पाकिस्तान को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार सभी 142 यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल हैं। यह दुर्घटना कहाँ हुई थी? तो यह अहमदाबाद में हुई थी। अहमदाबाद में उड़ान के तुरंत बाद ही एयर इंडिया का फ्लाइट 171 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें 242 यात्री सवार थे, सभी फ्लाइट मेंबर को मिलाकर, तो इन सभी की मौत हो गई, जिसमें से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना तमिलनाडु सरकार ने की है। तमिलनाडु सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की है रामनाथपुरम जिले में। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में धनुषकोटी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के भीतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पांड्य काल का 800 साल पुराना शिव मंदिर मिला है या खोजा गया है? हाल ही में किस राज्य में पांड्य काल का 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में पांड्य काल का 800 साल पुराना शिव मंदिर मिला है। तो तमिलनाडु के मदुरई जिला के मेलूर तालुका के उद्दमपट्टी गांव में पांड्य काल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई है। पांड्य राजवंश जो है यह प्राचीन भारतीय तमिल राजवंश था जो संगम युग के दौरान अस्तित्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2025 शुरू हो गई है? तो हाल ही में किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2025? तो कॉन्क्वेस्ट 2025 कैसा है? तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। यह कहाँ शुरू किया गया है? शुरू हुआ है मंगोलिया में। मंगोलिया में शुरू हुआ है कॉन्क्वेस्ट 2025। मंगोलिया में शुरू हुआ है कॉन्क्वेस्ट 2025। यह अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। भारतीय सेना इस अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास कॉन्क्वेस्ट में भाग लेने के लिए मंगोलिया के राजधानी उलान बटोर पहुंची है। यह 14 जून से 28 जून तक आयोजित किया जाएगा मंगोलिया के उलान बटोर में। यह अभ्यास जो है इसका 22वां संस्करण है। कॉन्क्वेस्ट का 22वां संस्करण मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया जा रहा है। यह 2003 में यूएसए और मंगोलिया के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम में शुरू हुआ था, अब यह बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईएनएस गुलदार को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय में बदलने की परियोजना शुरू की है?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने आईएनएस गुलदार को भारत के पहले पानी के नीचे के संग्रहालय में बदलने की घोषणा की है। यह भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम होगा जो कृत्रिम कोरल रीफ महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में निवाती रॉक्स के पास भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस गुलदार के आसपास बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है समुद्री संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना, भविष्य में स्कूबा डाइविंग और पनडुब्बी पर्यटन जैसी गतिविधियां प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नेट्रान झील किन दो देशों के बीच स्थित है? नेट्रान झील कहाँ स्थित है? तो तंजानिया और केनिया के बीच में। नेट्रान झील कहाँ स्थित है? तंजानिया और केनिया के बीच में। अफ्रीकी देश है तंजानिया और केनिया। तो नेट्रान झील कहाँ स्थित है? तंजानिया और केनिया के बीच में। तंजानिया में लेक नेट्रान जलवायु परिवर्तन और विकास परियोजनाओं से होने वाले पर्यावरणीय खतरों के कारण वैश्विक आकर्षण का केंद्र बना। यह केनिया तंजानिया के सीमा के पास है। अरूसा क्षेत्र के नागोरोंगोरो जिले में स्थित एक अति क्षारीय झील है यह नेट्रान झील। इसे इवासो नीरो नदी और खनिज समृद्ध गर्म झरनों से पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संगठन। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संगठन का अध्यक्ष बना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है। यह संस्था सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख वैश्विक संस्थान है। इसमें 31 सदस्य हैं, 20 राष्ट्रीय अनुभाग है और 15 अकादमियां इस अनुसंधान केंद्र में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ है? सही उत्तर कनक बधवार को। हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला है कनक बधवार को। यह भारत की निशानेबाज हैं कनक बधवार, जिन्होंने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के दौरान महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 239 अंक प्राप्त किया और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इन्होंने मोल्डोवा की अन्ना डालसे को हराकर ये पदक इन्होंने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X4 मिशन में शामिल भारतीय पायलट कौन है? X4 मिशन, हाल ही में X4 मिशन इसी महीना में X4 मिशन लॉन्च होने वाला था, जिसमें भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला शामिल है। S4 मिशन जो लॉन्च होने वाला था वो लॉन्च नहीं हो सका। ओम स्पेस एक्स और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित X4 मिशन, जो कि 10 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने वाला था, लेकिन लॉन्च नहीं हो सका। यह मिशन फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से 4 सदस्यीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जाएंगे, जिसमें भारत के पायलट शुभांशु शुक्ला इस मिशन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में एक बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। आयुष में शामिल है आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी। आयुष में शामिल है आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी जैसी भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लोकपाल ने अपना नया आदर्श वाक्य अपना लिया है। इसमें शामिल है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें शामिल है नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उजागरीकरण। भारत के लोकपाल ने जो नया आदर्श वाक्य बनाया है वह नया आदर्श वाक्य है नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। लोकपाल भारत में एक वैधानिक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, जिसकी स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% सदस्यों का न्यायिक सदस्य होना आवश्यक है। इन
एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों में से 50% सदस्य का SC ST OBC या अल्पसंख्यक या महिला होना भी जरूरी है। धन्यवाद।